रिवॉल्यूशन। नाइनटीन 1889 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था ये। अमेरिकन रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन और बिल्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक्चुअल आउटकम क्या था, यह भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो ये अपने इंडिया ने इसे टीपा था प्रियम्बल में। इंडिया ने डायरेक्टली कॉपीड दिस इन प्रियम्बल। ठीक है, अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या रीजंस थे, है ना। अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ काइंड ऑफ पीपल्स रेवोल्यूशन। लोगों द्वारा एक रेवोल्यूशन हुआ था टू रिमूव मोनार्की फ्रॉम फ्रांस। मोनार्की हटाने के लिए फ्रांस पे एक पीपल्स का रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, एक्चुअली मोनार्की उस टाइम पे किसका रूल था, लुइस 16। लुइस 16 XVI भी लिखते हैं, लुइस 16 ऐसे नहीं, लुइस XVI ऐसे लिखते हैं, लुइस 16। अब देखिए मेन हम सबको पहले क्या देखना है कि भाई क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से लुइस 16 वर्सेस पीपल ऑफ फ्रांस में एक तरीके का कन्फ्रंटेशन हो गया था। सबसे पहला रीजन, अब देखो हम रीजंस देख रहे हैं। रीजंस देख रहे हैं, रीजंस। सबसे पहला रीजन है आपका इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन में क्या है, लुइस 16 जो थे, लुइस 16 ने बहुत सारा पैसा फॉल्स ईगो में वेस्ट कर दिया था। फॉल्स ईगो एंड टू प्रिजर्व प्रेस्टीज अगेंस्ट ब्रिटेन। जैसे कि हमने देखा 7 ईयर्स वॉर हुआ था वर्सेस ब्रिटेन, जस्ट टू लिबरेट यूएसए। अल्टीमेटली यूएसए को तो फ्रीडम मिल गया, पर इनको क्या मिला, कुछ नहीं, फ्रांस को पैसे खर्च हुए। ठीक है, अब पॉलिटिकल फाइनेंशियल सपोर्ट किसको देने लगे, अलग लीडर्स को, जैसे कि आपका हैदर अली, टीपू सुल्तान, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था ना हमने। ठीक है, सिंधिया, इन लोगों को पैसे वगैरह देने लगे। तो इससे क्या फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से श्रिंक होने लगी। पहला रीजन। ठीक है, अगला मेजर रीजन क्या था आपका, नेक्स्ट मेजर रीजन वो सोशल क्राइसिस। बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझना। देखो अब 3 क्लासेस हुआ करते थे बेसिक फ्रांस में। क्लासेस को हम स्टेट बोलते थे। एक फर्स्ट ESTAT स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ESTAT स्टेट मतलब क्लास होता था। फर्स्ट स्टेट्स क्या हो गया, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब ये टॉप लेवल के नोबल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये लोग हुआ करते थे। सेकेंड आपका स्टेट में क्या हो गया, क्लर्गी एंड प्रीस्ट। जो क्लर्गी वगैरह, जो क्लर्क्स वगैरह होते थे, क्लर्क वगैरह, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह, ये लोग हुआ करते थे। और थर्ड स्टेट जो सबसे ज्यादा पिसता था वो था कॉमन मैन। कॉमन मैन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या मना कर दिया था, यहाँ पे डायरेक्टली मना कर दिया था कि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया गया था, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डायरेक्टली मना कर दिया था कि भाई लुइस 16 ने जो फाइनेंशियल बंडल लिए हम उसकी जवाबदारी नहीं लेंगे। द होल बर्डन वॉज शिफ्टेड ऑन कॉमन मैन। कॉमन मैन के कंधों पे सारी चीजें डाल दी गई। तो ऑब्वियसली अब देखो
ये फर्स्ट एंड स्टेट की पॉपुलेशन हार्डली 10% थी, 90% पॉपुलेशन कहाँ पे थी, कॉमन मैन, और इनके पास 10% वेल्थ हुआ करता था। तो इस वजह से क्या सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि कॉमन मैन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा विथ इनकम्पिटेंट रूल ऑफ लुइस 16। लुइस 16 के इनकम्पिटेंट रूल से कॉमन मैन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, सोशल क्राइसिस। ठीक है, पहले दो रीजंस देखे हमने। अब देखो अगला रीजन क्या है, थर्ड रीजन क्या हो जाएगा आपका, हमेशा ऐसा अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी देखें, यहाँ पे भी क्या होगा, इंटेलेक्चुअल क्लास। इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास में क्या बोला गया कि भाई किस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट किया गया, कौन कौन बंदे आए थे, तो बंदों के नाम देखना हमें। सबसे वोल्टायर, वोल्टायर इसने क्या बोला था, स्टेटमेंट दिया था, क्रिएटिविटी, लिखिए आप लोग, क्रिएटिविटी इज द बिगेस्ट फोर्स, क्रिएटिविटी इज द बिगेस्ट फोर्स। और क्रिएटिविटी कहाँ पे आ सकता है, ओनली इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई। ठीक है, फिर जो कैथोलिक चर्च हुआ करते थे, कैथोलिक चर्च, उनके डोमिनेंस को, जो पोप रूल, उसके डोमिनेंस को खत्म करने की बात की गई। बोला कि भाई कैथोलिक चर्च के डोमिनेंस वगैरह को खत्म किया जाए। बात समझ में आई, कैथोलिक्स के डोमिनेंस को खत्म करने की बात की गई, मतलब सेक्युलर स्टेट बनाने की बात की गई। पहले ये जो रिलीजन स्टेट के ऑर्डर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा डिक्टेट किया करता था, तो इसको हटा के सेक्युलर स्टेट बनाने की बात की गई। सेकंड, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू इसने कंसेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, किस किस के बीच में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये भी हमने मॉन्टेस्क्यू के थ्योरी उठा के हमने एज इट इज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ठीक है, फिर अगला जो बंदा था, इसका नाम था रोसियो, ROUSSEAU, रोजियो। रोजियो क्या बोलता था, इसने एक कंसेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या बोला था, स्टेट और रूलर्स के बीच में, मतलब एक्चुअली में स्टेट क्या है, स्टेट इज एन आउटकम, लिखो, स्टेट इज एन आउटकम, स्टेट इज एन आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, of contract between rulers and the people, rulers and the people. This was the role of intellectual class. ये लोगों को भाई मोटिवेट करने में, इंटेलेक्चुअल क्लास तो हर जगह रहेगा यार। फिर अगला क्या बोला है, बताया गया, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक पारिमा करके जुडिशियल बॉडी थी, पारिमा करके जुडिशियल बॉडी एक क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करती थी लोगों में अबाउट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एक और इस तरीके से बॉडी थी, डी कार डी लिया, ये भी अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बॉडी थी। इस वजह से लोगों में डिसकंटेंट बढ़ता रहा था और माहौल बढ़ता रहा था। और सबसे मेन चीज, लुइस 16 कुछ भी
बड़ा स्टेप नहीं ले रहा था इस चीज को सॉल्व करने के लिए। लुइस 16 was not at all taking any kind of big step to solve this type of crisis। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इवेंट्स। मेजर इवेंट्स क्या क्या थे, इम्पोर्टेंट इवेंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोर्स क्या था, कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, कोर्स डालता हूं मैं, कोर्स, मेजर कोर्स क्या था रेवोल्यूशन का। ठीक है, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्या हो गया कि पॉलिटिकल डेडलॉक बन गया था। देखो पॉलिटिकल डेडलॉक बन गया था किसके वजह से, डेडलॉक ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। लुइस 16 बोला था भाई, सिटीजन से बोला था आप पैसे भरो, और ये तैयार नहीं थे पैसे वगैरह भरने के लिए। तो इस वजह से जबरदस्ती पैसे निकलवाने के लिए फ्रेंच आर्मी भेजी गई थी। अब देखो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ बंदों ने सॉल्यूशन दिया। जैसे गवर्नमेंट, जैसे लुइस 16 के कुछ कोर्ट में कुछ मेंबर्स वगैरह तो उन्हें सॉल्यूशंस दिए। सबसे पहला आया टुरगॉट करके एक बंदा था, टुरगॉट। इसने दिया 4 पॉइंट प्रपोजल, 4 पॉइंट प्रपोजल। 4 पॉइंट प्रपोजल दिया। अब 4 पॉइंट प्रपोजल में इसने क्या बोला कि स्टेट और लोन नहीं लेगा, नो लोन्स टू स्टेट। जैसे कि क्या कर रहा था, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर दूसरे दूसरे कंट्री से स्टेट लुइस 16 लोन ले रहा था, तो नो मोर लोन्स लेने से मना कर दिया स्टेट को। फिर बोला कि नो न्यू टैक्सेस, स्टेट न्यू टैक्सेस नहीं लगाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला कि फ्रांस में बैंकरप्सी नहीं होगी, नो बैंकरप्सी, नो बैंकरप्सी इन फ्रांस। फिर अगला क्या बोला, जो एक्सपेंडिचर हुआ करते थे रॉयल हाउस होल्ड्स के, भाई महंगे महंगे सामान आ रहे हैं, सोने के प्लेट आ रहे हैं, ये सब एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड्स, इसको रिड्यूस करना है। फालतू का पैसा खर्च होता है ना। तो ये प्रपोजल से ऑब्वियसली लुइस 16 को पसंद नहीं था। लुइस 16 ने क्या किया, टर्गॉट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेट थी उसका लीडर कौन था, फर्स्ट स्टेट जो थी एरिस्टोक्रेसी, इनका जो लीड करता था उन बंदे का नाम था लैंटोबिल। लैंटोबिल ने सीधा सपाट बोल दिया कि लुइस 16 का फाइनेंशियल बर्डन, लुइस 16 का फाइनेंशियल बर्डन एरिस्टोक्रेसी विल नॉट शेयर। आप खुद ही देखो। ठीक है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट लैंटोबिल ने दे दिया। 2 प्रपोजल्स आए थे, टर्गॉट प्रपोजल एंड लैंटोबिल प्रपोजल। अब देखना आगे क्या होगा। ये देखा देखी व्हाट हैपेंड, लुइस 16 ने क्या किया, सीधा के सीधा जो एरिस्टोक्रेसी, जो इसके काउंसिल, किंग की काउंसिल हटा दिया, और लुइस 16 ने क्या किया, फ्रांस को ऑर्डिनेंस के थ्रू रूल करने की कोशिश की। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस आप लोग समझती हैं, वही ऑर्डिनेंस। ठीक है, और लोगों ने क्या डिमांड किया, और लोगों की तरफ से डिमांड की कि भाई ऑर्डिनेंस मेकिंग, लॉ मेकिंग में अब स्टेट, स्टेट्स जो 3 स्टेट्स थे उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। अब देखो सबसे बड़ी गलती क्या की, लुइस 16 ने स्टेट्स को इनवाइट किया पर मैक्सिमम वोटिंग किसको दे दिया, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। कॉमन मैन जो कि थर्ड स्टेट, जो कि 90% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते थे, उनको वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए। तो जो थर्ड स्टेट से उसने डिमांड किया, बहुत फेमस एक डायलॉग दिया था, 1% 1 वोट। लुइस 16 ने डिमांड, मतलब एक तरीके से क्या किया, इनवाइट किया स्टेट 1, स्टेट 2, क्लर्जी, प्रीस्ट और एरिस्टोक्रेट्स को, और स्टेट 3 को इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए। और वोटिंग राइट्स दिए तो भाई इक्वल वोटिंग राइट्स, मतलब 33% वोटिंग राइट्स इनके पास,
33% इनके पास, 33% इनके पास। तो देखो मैक्सिमम वोटिंग तो इन ये लोग करेंगे, ये लोग हार्डली 10% लोग हैं, पर 90% लोगों को 33% वोटिंग राइट्स। तो ये तो इनजस्टिस हुआ ना। तो थर्ड स्टेट ने क्या बोला कि भाई 1% 1 वोट दिया जाए। तो इसको देखा देखी लुइस 16 ने आउटराइटिंगली रिजेक्ट कर दिया। और लुइस 16 ने क्या किया, उसने असेंबली हॉल था, जो असेंबली हॉल उसके कोर्ट का, ठीक है, बेस्टाइल में असेंबली हॉल था, वहां पे क्या हुआ, उसने गेट्स बंद कर दिए, थर्ड स्टेट को घुसने नहीं दिया। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, टेनिस कोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होके नेशनल असेंबली फ्रेम कर दी, नेशनल असेंबली फ्रेम कर दी और डिसाइड किया वी विल फ्रेम। थर्ड स्टेट के लोगों ने टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होके, कहाँ गया, थर्ड टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर नेशनल असेंबली फ्रेम कर दिया एंड डिसाइडेड दैट वी विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। बात समझ में आई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बनाने की बात कर दी यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, एक और बार रिपीट कर देते हैं। देखो 1% 1 वोट मांगा, 1% 1 वोट मांगा, तो भाई लुइस 16 ने बोला कि भाई हम तुम्हें 1% 1 वोट तो नहीं देंगे। तो इसने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेट के लोग थे उनको इनवाइट किया, और असेंबली हॉल जो था किंग कोर्ट का, असेंबली हॉल के गेट्स बंद कर दिए, थर्ड स्टेट वालों को घुसने नहीं दिया। तो थर्ड स्टेट वाले जो कॉमन मैन थे, उनने क्या किया, थर्ड स्टेट के कॉमन मैन टेनिस कोर्ट में बाहर इकट्ठा हो जाए, और उनने आपस में डिक्लेरेशन डाल दिया दैट फ्रांस की नेशनल असेंबली बनेगी। नेशनल असेंबली जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उनकी नेशनल असेंबली बनेगी, और ये नेशनल असेंबली क्या काम करेगी, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो आगे यहां तक, अब इनने ये वाली डिक्लेरेशन दे दी, अब हम देखते हैं क्या हुआ कोर्स में। इसको एकदम स्टोरी की तरह समझना, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब टाइप कहानी है ये। अब देखो क्या होगा। अब इस वजह से इनने क्या किया, लुइस 16 ने सबसे बड़ी ब्लंडर क्या किया, इनने जैसे नेशनल असेंबली क्या मतलब कॉल करने लगे, तो लुइस 16 ने डिड अ ब्लंडर, दे कॉल्ड, ही कॉल्ड आर्मी, आर्मी बुला लिए बाय गैदरिंग ट्रूप्स इन पेरिस। और साथ ही साथ क्या किया, एक नेकर करके बंदा था, नेकर करके बंदा था, चीफ ऑफ स्टेट्स जनरल था, ये कॉमन मैन का सिंपैथाइजर था, कॉमन मैन की तरफ था ये, इसको डिसमिस कर दिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में भी लुइस 16 की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। ठीक है, अब इसके रिटेलिएशन में क्या किया, जैसे देखो ट्रूप्स आई, ट्रूप्स कम थी, अब भाई 90% लोग तो कॉमन मैन है, ट्रूप्स अकेले क्या कर लेंगे, तो ट्रूप्स ने भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। बाकी के इसके रिटेलिएशन में जो कॉमन मैन जो थर्ड स्टेट था, इसने क्या किया, फोर्ट पे अटैक कर दिया, फोर्ट पे अटैक कर दिया। अब जैसे ही फोर्ट पे अटैक हुआ, तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर डेट है 14 जुलाई 1789, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल ऑफ, फोर्ट का नाम बेस्टाइल में था, फोर्ट पे अटैक करके पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया, और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉल ऑफ बेस्टाइल। इनका बेस्टाइल डे परेड होता है, इंडिया में जाते हैं, मतलब इंडियन के ट्रूप्स वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस इवेंट को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, फॉल ऑफ बेस्टाइल। मतलब जो थर्ड थर्ड स्टेट के लोगों को, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को होल्ड करके रखा था, जो फ्रांस में डेमोक्रेसी वगैरह लाना चाहते थे, वो तो प्रेजेंस पे अटैक किया और उनको रिलीज करा दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, दिस इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फॉल ऑफ बेस्टाइल मार्क द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसी के बाद क्या हुआ, एक गवर्नमेंट की एक बंदा था जिसका नाम था लाफाएट, इसने एक नेशनल गार्ड बनाया, नेशनल गार्ड करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेशनल गार्ड करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया।
अब ये नेशनल गार्ड क्या बना? आर्म्ड कॉमन मैन, आर्म्ड कॉमन मैन का एक ग्रुप बना दिया अगेंस्ट किंग्स आर्मी। फिर साथ ही साथ बिगनिंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ पेरिस हो गया। पेरिस में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप हो गया। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बन गया एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करने के लिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया। एंड दिस इवेंट मार्क द विक्ट्री ऑफ पीपल्स मूवमेंट ओवर एरिस्टोक्रेसी। दिस इवेंट मार्क द विक्ट्री ऑफ पीपल्स मूवमेंट ओवर एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अब हम क्या? हेलो? क्या? हाँ, देखो आखिरी में क्या हुआ था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह बनाया गया, नेशनल गार्ड वगैरह बनाया गया, मतलब पावर लोगों के हाथ में आ गई। तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? फॉल ऑफ बस्टाइल वगैरह को। ये जो इवेंट्स मैंने डिस्कस किया है, दिस वाज कंसिडर्ड एज विक्ट्री ऑफ पीपल्स मूवमेंट ओवर एरिस्टोक्रेसी एंड किंगशिप एंड मोनार्की। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें और आगे हुई। तो अब देखो, फॉल ऑफ बेस्टाइल से क्या हुआ? पावर लुइस 16 से कॉमन मैन के पास आ गई, ये हमने देख लिया। फर्स्ट टाइम, पहली बार फ्रांस में ऐसा हुआ कि मोनार्की वॉज इन सीरियस डेंजर। अब क्या हुआ? एक नेशनल असेंबली बन गया, पीपल्स ओन नेशनल असेंबली बन गया। ठीक है, नेशनल असेंबली बना दिया गया, जो टेनिस कोर्ट में डिसाइड किया गया वो नेशनल असेंबली बन गया। ठीक है, 1789 में नेशनल असेंबली वगैरह बना दिया। अब इसने कुछ कुछ प्रपोजल्स दिए, वो प्रपोजल्स हमें पढ़ने। नेशनल असेंबली में हम कौन थे? इलेक्टेड कॉमन मैन थे। इनने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की मतलब जो राजा होगा वो सिर्फ नाम के लिए हेड होगा, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट रहता है, नाम का हेड रहता है राजा, मतलब प्रेसिडेंट, वहां पे राजा नाम का हेड रहेगा, बट रियल पावर किसके पास रहेगी? एक नेशनल असेंबली रहेगी जिसके 700 मेंबर्स होंगे। जैसे पार्लियामेंट इंडिया में 545 मेंबर्स है, वहां पे नेशनल असेंबली की 700 मेंबर्स, इनके पास एक्चुअल वो होगा। ठीक है, अब रिलीजन, रिलीजन और स्टेट को अलग अलग करने की बात की गई, मतलब सेक्युलरिज्म। सोसाइटी वगैरह पढ़ लो, अभी सेक्युलरिज्म लाने की बात की गई। फिर इनने बोला गया कि सिविल एंड ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, जो हमने पहले वाले उसमें देखा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जस्टिस, ये सारी चीजें। फिर अगला प्रपोजल क्या दिया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसे न्यू करेंसी, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड्स, चर्च, नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च, न्यू करेंसी, ये सारी चीजें लाई गई। ठीक है, ये आपके मेजर प्रपोजल्स थे किसके? नेशनल असेंबली के। अब हम देखते हैं इन प्रपोजल्स में दिक्कत क्या क्या थी। प्रपोजल समझ में आ गए, सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं इसमें। अब प्रपोजल्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? ठीक है, प्रॉब्लम्स देखो, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन प्रपोजल। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि भाई अभी तक जो 1790s में फ्रांस था वो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था, बैकवर्ड थिंकिंग थी, मोनार्की थी। एकदम से ऐसे वो लाओगे, एकदम से ऐसे रिफॉर्म्स लाओगे तो पीपल वुड नॉट बी एबल टू एडजस्ट, लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ये लोगों के माइंडसेट में ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए इतने जल्दबाजी में,
लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में और ज़्यादा क्या होने लगा, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक डिक्लेरेशन आया, इसको हम बोलते हैं पिलनिट्स डिक्लेरेशन, PILNITZ, पिलनिट्स डिक्लेरेशन। अब क्या किया, देखो जो आजू बाजू के मोनार्की थे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वगैरह, ये सब जो मोनार्की वगैरह थे, इनने क्या किया, और अलग अलग जो रॉयल फैमिलीज थे, इनने क्या किया, फ्रांस के अगेंस्ट वॉर वेज करने का सोचा कि फ्रांस के अगेंस्ट वॉर वेज करेंगे। क्यों? फ्रांस और दूसरे यूरोप के, ताकि फ्रांस में मोनार्की और रॉयल फैमिली को बचाया जा सके, टू प्रोटेक्ट रॉयल फैमिली। बट रियल एजेंडा क्या था भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक बार डेमोक्रेसी आ गई तो कल ऑस्ट्रिया का नंबर होगा, उसके बाद पोलैंड, इन सबके नंबर होंगे, सब राजाओं की छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया बहुत चालाक कंट्री थे, इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया भाई, इस पर अटैक करने का सोचा, बोला कि भाई हटाओ इन्हें। अटैक भी किया था पर इंडिसिसिव वॉर था। अब इसके बाद क्या हुआ, तो देखो इन पे प्रेशर वगैरह बना, तो नेशनल, बाहर वॉर वगैरह हुआ, ऑस्ट्रिया वगैरह ने अटैक किया, तो प्रेशर वगैरह बना, तो नेशनल असेंबली सस्पेंड हो गई। फिर किंग के साथ मिलके एक एग्रीगेट सॉल्यूशन में निकाला गया, बोला कि भाई कॉमन मैन को भी पावर दी जाए और किंग को भी पावर दी जाए, क्योंकि पिलनिट्स डिक्लेरेशन से भाई फ्रांस के लोगों पे प्रेशर पड़ गया। तो नेशनल असेंबली अबेंडन होकर नेशनल असेंबली से एक नई बॉडी बन गई, जिसका नाम था नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। अब नेशनल कन्वेंशन के कुछ कुछ प्रोपोजल्स है। नेशनल कन्वेंशन ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनेगा, जैसे इंडिया में रिपब्लिक है ना, इलेक्टेड हेड होगा, ठीक है। और इसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस बनेगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस बनेगा। फिर सेम चीजें बोली सेक्युलर स्टेट, ठीक है, सेक्युलर स्टेट। फिर सोशल रिफॉर्म्स की बात की गई, सोशल रिफॉर्म्स की बात, इक्वालिटी, जस्टिस, सेम, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डिसीजंस बताए गए, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजंस में ये लोग किंग को हटाने के लिए क्या लाने लगे, एसेंस ऑफ कम्युनिज्म। और इनने क्या किया, कैपिटलिज्म को एनिमी डिक्लेयर कर दिया। अब बात सोचो, एकदम से भाई जिनने कभी कम्युनिज्म देखा ही नहीं है, वहां पे कम्युनिज्म लेके आ जाओगे तो लोग एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं। तो नेशनल जो कन्वेंशन था उसके भी आइडियाज पूरे तरीके से फेल हो गए, नेशनल से उनके भी आइडियाज पूरे तरीके से फेल हो गए। टाइम कितना बचा है? ठीक है, नेशनल कन्वेंशन तक समझ में आ गया होपफुली सभी को। तो नेशनल कन्वेंशन के भी आइडिया फेल हो गए, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस में ऐसी हालत होगी 1791-92 तक कि भाई, ये एक्चुअली नेशनल कन्वेंशन आपका 1791 में बना था पिलनिट्स डिक्लेरेशन के बाद। फ्रांस में ऐसी हालत होगी भाई, ना किंग संभाल पा रहे ना लोग संभाल पा रहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इफेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट बच ही नहीं पाई। तो इस वजह से क्या हो गया कि अलग अलग रीजनल लीडर्स आने लगे, दो बड़े बड़े ग्रुप निकल के आए, जिनका नाम था, ध्यान से सुनना, जेरोनिस्ट, जेरोन डिस्ट एंड जैकोबिन्स। आपने सुना होगा जैकोबिन क्लब, टीपू सुल्तान मेंबर था इसका, जैकोबिन क्लब। और पावर किसके पास आ गई, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रॉबस्पियरी। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर बोला जाता था। अब इसने क्या किया, जो भी किंग का लॉयल रहता था, किंग या फिर मोनार्की का लॉयल है, उसको ये लोग पकड़ के एग्जीक्यूट करने लगे, मारने लगे, कत्लेआम मचाने लगे। अब देखो अल्टीमेटली हुआ, कत्लेआम मचाने लगे, किंग को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था, लुइस 16 को भी मार दिया गया था। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, फ्रांस में गुंडे बदमाशों का रूल होने लगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की भाई, नेशनल असेंबली ने जो चीज शुरू की थी, किंग को हटा दिया, पर डेमोक्रेसी ये लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो इसके वजह से क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रांस टूटने लगे, और यहाँ पे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर खत्म होता है। पर पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म नहीं होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बचा हुआ है।
वो इम्पैक्ट हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। क्या इम्पैक्ट है मैं अभी एक ओवरव्यू देता हूँ। भाई फ्रांस में पूरी एकदम उथल पुथल वगैरह मच गई, जैकोबिन क्लब आने लगे, गिरोंडिस क्लब आने लगे, रॉबस्पियर कोल्ड ब्लडेड बनने लगा कि भाई जो भी मोनार्की को अपोज कर रहा है, जो भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज कर रहा है, उनको उठा उठा के काटने लगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन हुआ कि सब अलग अलग गुटों में बंटने लगे। इन्हीं के बीच में एक छोटा सा आदमी आया, शॉर्ट हाइटेड, हार्डली 5 फीट, मतलब 5 फीट का था 1800 के बिगनिंग में। और इसने इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया। वो एक छोटा सा कॉर्पोरल था, एक छोटा सा सैनिक था, इनको हम उसको हम लिटिल कॉर्पोरल भी बोलते हैं। कोई गेस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? थैंक यू सो मच, नेपोलियन बोनापार्ट। इसने इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया और इसने वापस से फ्रांस को रीयूनाइट करना शुरू किया। तो सेकेंड फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें पूरा पढ़ना है केस स्टडीज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट।